सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कह दिया है कि अब सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा, और साथ ही साथ उन्होंने सेक्शन 2D1 को गैर कानूनी करार दिया है। आप क्या तबसरा करेंगे इस फैसले पर? देखिए, जहाँ तक जैसा भी कामरान साहब कह रहे थे, मैं उनकी बात को या उनके आर्गूमेंट को अडॉप्ट करते हुए कहूँगा कि जो मकसद होता है किसी भी मिलिट्री ट्रायल का, वो मकसद होता है कि ऐसा इशू जिसमें लेट से आपको एग्जांपल्स दी अभी एस्पियोनाज की है, स्पाइंग की है, या कोई मिलिट्री से रिलेटेड इशू है जिसमें डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट आ जाती है किसी फॉरेन कल्प्रिट की, उस केस में तो मिलिट्री ट्रायल जो है उनका बुनियादी मकसद होता है कि ताकि उनको एक प्रोटेक्शन दी गई है कानून में कि वो मिलिट्री कोर्ट्स में जाकर उसको ट्राई किया जाए। बट जो सिविलियन है, लेट से जितने भी सिविलियन हैं, उन सिविलियन पर अगर इल्ज़ाम देखें तो इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने इंस्टॉलेशन जो है उसको अटैक किया और वहाँ पर तोड़फोड़ की, और वहाँ पर जो भी मामला हुए जो FIR में दर्ज हैं, वो सारे के सारे हमारे जो दहशतगर्दी की कानून है, एंटी टेररिज्म एक्ट जो है, उसके अंदर दे आर ऑल कवर्ड। सो जो एक अटेम्प्ट थी कि उनको ट्राई किया जाए अंडर द मिलिट्री एक्ट, वो मेरा अपना ज़ाती व्यू ये था इवन बिफोर दिस जजमेंट कि शायद वो रेजोनेट नहीं करता था जो आपका कानून है मिलिट्री का, पाकिस्तान मिलिट्री लॉ जो है, मिलिट्री एक्ट जो है उसके साथ। तो वो फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया, और आज इस पर क्लैरिटी आ गई, या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, और ये भी कहा गया जैसे आपने 2D की बात की, 2D1 की, कि वो ना के ओनली इलीगल है बल्कि गैर आईनी है। तो वो फिर अब मामला जो है वो आई थिंक डिफिकल्ट हो जाएगा इसके अंदर ट्रायल करना, स्पेशली आफ्टर दिस जजमेंट। अहमद साहब, जब ये ट्रायल की बात हो रही थी मिलिट्री कोर्ट्स में, तो उस वक्त गैर फ़ाल मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा से जो है वो फ़ाल किया गया, और उसके बाद फिर ये तमाम तर केसेस जो हैं वहाँ पर एक एक करके रेफ़र किए गए, और कुछ वहाँ पर जो है वो ट्रायल्स शुरू भी हुए। लेकिन अब अगर उन्हें कलअदम करार दिया गया है, तो ये मिलिट्री कोर्ट्स में जो भी तमाम तर केसेस मौजूद हैं, ये वहीं से वापस शिफ्ट हो जाएंगे, या इसके लिए कोई ख़ास प्रोसेस होगा? देखिए, आइडियली तो ये सारे के सारे जो है, ये मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि एक वाकयात है, वाकयात की FIR एग्जिस्ट करती है, और उस FIR के बाद इनको ऑफ कोर्स कुछ ऑफेंसेस मिलिट्री कोर्ट से रिलेटेड से जमा लिख किया। अब इनको वापस आई थिंक एंटी टेररिज्म कोर्ट में भिजवा दिया जाएगा कि इनको वहाँ ट्राई करें। ये नहीं हुआ कि जो ऑफेंस है वो नहीं हुआ, सिर्फ ये हुआ है कि उसका ट्रायल जो है मिलिट्री कोर्ट से वापस नॉर्मल अदालतों में है। और मैं ये भी समझता हूँ कि वो अशखास या वो लोग जो कि 9 मई के वाकयात में इन्वॉल्व थे, अगर वो मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो, इसका ज़्यादा नुकसान जो था वो इस तगासे के केस को होता, यानी कंप्लेनेंट को होता, जो कि इसमें स्टेट थी। सो कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए और उन तमाम लोगों को जिन्होंने वहाँ पर जो भी ऑफेंसेस कमिट किए, सज़ा देने के लिए ज़रूरी था कि उनका ट्रायल भी ऐसी अदालत में हो या ऐसे लॉ के तहत हो जिससे डील करता है। तो फिर कानून के तकाजे भी पूरे हो सकते थे और सही कल्प्रिट्स को सज़ा भी मिल सकती थी। तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद वो चीज़ अब काफ़ी हद तक होती हुई नजर आ रही है कि whosoever is guilty will be punished, और अगर कोई शख्स बेकसूर होगा तो उसको ऑफकोर्स कानून के तकाजे पूरे करके छोड़ दिया जाएगा। ठीक, अच्छा, मुस्तकबिल के लिए इस जजमेंट के बाद एक प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो जाएगा कि किसी भी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता? देखिए, ये बात ऑलरेडी भी इस्टेब्लिश थी काफ़ी हद तक, बट चूंकि इस दफ़ा नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसी थी, उसको मैं ऑफकोर्स टाइम एंड अगेन कंडेम करता हूँ कि वो नेचर ऑफ ऑफेंस ऐसी कि उसमें एक इबाम मौजूद था कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को अटैक किया गया, एक और कमांडर के घर को अटैक किया गया और बेशतर जगहों पर अटैक किया गया। तो इसमें ऑफकोर्स एक जो इबाम है वो अब क्लियर हो गया, दूर हो गया। तो ये चीज़ तो पहले ही सेटल थी कि सिविलियन के ट्रायल नहीं होने चाहिए उसमें आपके मिलिट्री कोर्ट्स में। ठीक है, और क्या इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं आप, खुसूसन वो लोग गिरफ्तार जो कि 102 अफराद जिनकी फहरिस्त भी अदालत में पेश की गई थी, इसका क्या इम्पैक्ट मुतवक्के तौर पर हो सकता है? वैसे मैंने आपको बताया जी, मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग मिलिट्री ट्रायल्स के थ्रू गुजरते और बेशक सजा भी हो जाती तो चांसेस ज़्यादा ये थे कि इनसे रिलीफ मिल जाता और एक्चुअल ऑफेंस जो है उससे बात हट जाती और बात टेक्निकलिटीज़ पर चली जाती। अब जो है, अब ये है कि जजमेंट के बाद इन लोगों के जो ऑफेंसेस एसोसिएटेड है इनके साथ, लेट से अगर किसी ने कोई जलाओ गिराव किया है, किसी ने कोई चीज़ तोड़ी है, किसी ने किसी के घर को अटैक किया है, तो अब ज़्यादा चांसेस है कि मेरिट्स पर उनको उस वाक़े की सज़ा मिल जाएगी जिन्होंने किया है, और अगर नहीं किया वो भी बेसिकली दे विल बी स्कॉट फ्री और वो उस हिसाब से जाएंगे। बट अब केस मेरिट्स पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कंप्लेनेंट का, और मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो थोड़ा सा ज़रा मैं समझता हूँ कि एक ओवरकिल थी और उस चीज़ को अब डाइल्यूट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
अच्छा सर, अगर हम अटॉर्नी जनरल साहब के दलाइल की बात करें तो उन्होंने अदालत में ये दलील पेश की कि 21वीं तरमीम में ममनुआ इलाकों में हमले करने वालों के जो ट्रायल हैं वो फौजी ट्रायल होने चाहिए। सर, तो क्या वाकई में 21वीं तरमीम में ये सब है? देखिए, ये बेसिकली आर्गुमेंट था जो अटॉर्नी जनरल साहब ने रेज किया, आपने बात की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस आर्गुमेंट के ऊपर बेहतर तबसरा करने के लिए जरूरी होगा कि ये फैसला तफसीली आ जाए जी। तो उस पर बात की जा सके। लेकिन अगर आप इस तरह डिस्टिंक्शन क्रिएट करेंगे कि पाकिस्तान की कुछ लॉ तो लेट से पाकिस्तान को एप्लीकेबल है, तो इट हैज टू बी द सेम थ्रू आउट पाकिस्तान। एक्सेप्शंस आप ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर सारा मिलिट्री का लॉ हो या फिर मिलिट्री का लॉ ना हो, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शंस क्रिएट करेंगे तो फिर उसमें जो लॉ की एप्लीकेशन है, जो कि हमारा आर्टिकल 4 है आइन का, कि उससे मुतसादम बात हो जाती है। बिकॉज एप्लीकेबिलिटी ऑफ लॉ हैज टू बी द सेम, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ जो है वो सबकी सेम होनी चाहिए। ऐसे हो नहीं सकता कि आधे एरियाज में जो कि आपके मनपसंद हो आप वहाँ पर उस तरह करें और बाकियों में आप ये करें। इट हैज टू बी यूनिफॉर्म एंड सेम थ्रू आउट पाकिस्तान।